बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या ज़बरदस्त समाअत थी। आपने देखा और मेरे ख्याल में आपने दाद भी दी होगी। और अब रियासती रद्द-ए-अमल जो है वो पहले से ज़्यादा सख्त होगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है अब इसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इमरान ख़ान की जो बाकी ज़िंदगी है वो मुझे कुछ नॉर्मल किस्म की सूरत हाल नज़र नहीं आती। ये नॉर्मल से मुराद है कि जिस तरह एक आज़ाद आदमी रहता है, सियासत करता है, ऐसा कोई चक्कर अब गुंजाइश वाले खाने में रहा नहीं। तो बहरहाल समाअत पर तबसरा ज़रूरी है। समाअत आपने देखी, 1 मिनट की समाअत हुई। इमरान ख़ान साहब तशरीफ़ लाए और चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको देखकर खुशी हुई, खुशी तो होनी थी, और फिर उन्हें रोस्टर पर बुलाया और साथ ही कहा कि आपकी फ़ौरन रिहाई का हुक्म जारी किया जाता है। 1 मिनट की समाअत, मेरे ख्याल में ये दुनिया की मुख्तसर तरीन समाअत थी। बाद में कुछ कार्रवाई हुई, वो मुकदमे के कुछ पहलुओं पर बातचीत हुई, लेकिन जो खुलासा था वो 1 मिनट के अंदर अंदर, यानी ये वो फैसला था जो समाअत से पहले आ गया। और साथ ही इमरान ख़ान को सुप्रीम कोर्ट का गेस्ट बना लिया गया ताकि उसे कोई दूसरा इदारा किसी और केस में गिरफ्तार न कर ले। और ये भी पहली मरतबा दुनिया की तारीख में हुआ है कि एक मुलजिम वो सुप्रीम कोर्ट का मेहमान है, सुप्रीम कोर्ट के कस्टडी में वो सरकारी गेस्ट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के मेहमान के तौर पर रात रहेगा। वैसे ये समाअत इतनी मुख्तसर नहीं होनी चाहिए थी। 2 मिनट की समाअत और कर लेते और उसमें वो ये फैसला भी सुना देते कि हमने अलकादर केस का, अलकादर यूनिवर्सिटी, नाम नहाद यूनिवर्सिटी, उसका जो केस है वो हमने समाअत कर लिया है। तो इमरान ख़ान को उस केस से बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। और मज़ीद 2 मिनट की समाअत कर लेते और ये भी कह देते कि इमरान ख़ान पर जो जितने दूसरे मुकदमात बने हैं और जो आइंदा बन सकते हैं, हमने उन सब की स्टडी कर ली है और उन सब में इमरान ख़ान को हम बाइज़्ज़त बरी कर देते हैं। और साथ ही मज़ीद 2 मिनट की समाअत करके ये हुक्म दे देते कि दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में जो 1000-1500 के करीब अफराद पूरे मुल्क से पकड़े गए हैं रंगे हाथों दहशत गर्दी करते हुए, उन सब को बाइज़्ज़त बरी करते हैं। और मज़ीद 1-2 मिनट की समाअत करके ये भी कह देते कि आइंदा के लिए भी किसी दहशत गर्द को गिरफ्तारी की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि एक और जज ने इस मौके पर इस समाअत में रिमार्क्स दिए कि अब इस मुल्क को मज़ीद जेल खाना नहीं रहने देंगे। यानी वो जो जेल खाना इमरान ख़ान के 3.5 साल के दौर में मुल्क एक मसलसल जेल खाना बना रहा, वो काफ़ी है। अब किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि मुल्क को जेल खाना बनाए। हाँ, ये इजाज़त है कि आप यानी छावनियों पर हमले करें, आप कोर कमांडरों के घर नज़र आतिश करें, आप जिना हाउस को फूंक दें, आप मस्जिदों को जला दें, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मुल्क अब मज़ीद जेल खाना नहीं बनने देंगे। चुनांचे जेलों में जितने इस वक्त कैदी हैं उन सब को रिहा किया जाए, बल्कि सब को रिहा करने से पहले सुप्रीम कोर्ट तलब किया जाए और हुकूमत को आर्डर किया जाए कि उन्हें मर्सिडीज़ गाड़ी में बिठाकर अदालत में पेश किया जाए। और जैसे ही वो मुजरिम अदालत में पेश हों तो चीफ जस्टिस साहब ये कहें कि हजूर आपको देखकर बहुत खुशी हुई। नाज़रीन, आपको याद होगा कि यही सुप्रीम कोर्ट थी, चीफ साहब उस वक्त साकिब निसार थे, तो राव क्या नाम था उस कमबख्त राव अनवार का, उस शैतान का, जिसने 450 आदमी शहरी तावान के लिए कत्ल किए, उसको भी यही प्रोटोकॉल दिया गया था जो इमरान ख़ान को दिया गया। और मलिक रियाज को भी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मालियाती क्रिमिनल है इमरान ख़ान के बाद दूसरे नंबर पर, उसको भी यही प्रोटोकॉल दिया गया था। इमरान ख़ान के लिए भी खुसूसी अहकामात दिए गए कि इसे वो उस डाले में पकड़कर बिठाकर ना लाया जाए जिस डाले में इसकी गिरफ्तारी हुई थी, बल्कि इसे मर्सिडीज़ पर लाया जाए, पूरे प्रोटोकॉल के साथ लाया जाए। हाजिर सर्वस वज़ीर आज़म यानी एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोटोकॉल है वो उसे दिया जाए और उसे अदालत के लिए अदालत के अंदर लाकर उस दरवाज़े से लाया जाए जो सिर्फ जजों के लिए मखसूस होता है। और यही सहूलत राव अनवार को भी दी गई थी, उसे भी जजों के कमरे दरवाजे से लाया गया था। तो पैगाम क्लियर है कि ये सुप्रीम कोर्ट किसका इदारा है, किन के लिए है। सुप्रीम कोर्ट फॉर क्रिमिनल्स और लूटर्स और मर्डरर्स
और मर्डर भी एक नहीं, 100 भी नहीं, 400 450 मर्डर जिसने किए हैं उसके लिए है ये सुप्रीम कोर्ट। और इमरान खान के दौर में, पिछला दौर जो था उसमें ये जो अब आज ये जज साहबान कह रहे थे कि शहरियों के हकूक़ होते हैं, तो इमरान खान के दौर में तो शहरी रहते ही नहीं थे। तब तो 6 महीने दरख्वास्त ज़मानत की उसकी सुनवाई का नंबर ही नहीं आता था। यानी आज दरख्वास्त दायर हुई है तो 6 महीने उसके बाद भूल जाएं आपके 6 महीने तक, 6 महीने से पहले उसकी सुनवाई, उसका नंबर लगेगा। और फिर कई तो 3 साल भी जेल में रहे, ज़मानत की बारी नहीं है। खुर्शीद शाह 3 साल 2.5 साल जेल में रहे और 2.5 साल के बाद फिर पता चला कि उन पर तो कोई केस ही नहीं है, वो किसी केस के बगैर ही जेल में रहे। आसिन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, खुद शहबाज शरीफ और कितने लोग, दर्जनों के हिसाब से, हनीफ अब्बासी को तो सज़ा हो गई, राना सनाउल्लाह को तो सज़ा हो गई और कितनों को सज़ा हो गई, और सब के बाद भी पता चला कि वो तो केस था ही कोई नहीं। इन्हीं अदालतों ने सज़ा दी, इन्हीं अदालतों में मेरे बाद में दरियाफ्त किया कि उनका तो कोई केस ही नहीं था। तो अब ये जो एक मैसेज है, ये फैसला उन लोगों के लिए जिन्होंने 2 दिन तक मुल्क में दहशत गर्दी का बाजार गर्म किए रखा, और हैरत की बात है कि रियासती इदारों ने उन पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। आज भी एबटाबाद में मिलिट्री एकेडमी पर हमला किया गया, उसे आग लगाने की कोशिश की गई है, उस पर उसे खासा नुकसान पहुँचाया गया और उसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। तो बहरहाल ये पैगाम है लोगों के लिए कि अगर आप किसी कोर कमांडर का घर जला दें तो फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं, हम बैठे हैं। अगर आप किसी मस्जिद को शहीद कर दें, अगर आप किसी स्कूल को गिरा दें, कल भी और आज भी पख्तूनख्वा में स्कूल तबाह किए गए हैं PTI वालों की तरफ से। PTI कह लें या TTP कह लें या PTI TTPTI कह लें, TTPTI, तो इनकी तरफ से आज भी बहुत कुछ हुआ है, कल भी बहुत कुछ हुआ था। ज़िंदा जानवरों को जलाया गया, ज़िंदा इंसानों को जलाया गया। ये जो लाहौर के प्लाजे के शोरूम में जो आग लगी है, वहाँ एक आदमी को ज़िंदा जलाया गया, मारा गया लोगों को, रास्ते पर चलते हुए लोगों को गाड़ियों से उतार कर मारा गया, उनकी कारें तोड़ी गई हैं। कोई फिक्र की बात नहीं, हम बैठे हैं आपकी शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आप GSQ पर हमला करें, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं। आप छावनियों पर हमले करें, आप मुखालफों के घर जलाएं, मुखालफ पार्टियों के दफ्तर जलाएं, आप रिक्शे जलाएं, आप कारें जलाएं, आप ट्रक जलाएं, आप मेट्रो बस जलाएं। आज लाहौर में रेलवे ट्रेन को नज़र आतिश करने की कोशिश की गई। गनीमत ये हुआ कि बलवाइयों की तादाद, आप माफ़ कीजिएगा बलवाई कह दिया मैंने, सुप्रीम कोर्ट के तो मेहमान होते, तो इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने, मुतवक्को मेहमानों ने या मेरठ पर आने वाले मेहमानों ने एक ट्रेन को धर्मपुरा की रेलवे लाइन पर नज़र आतिश करने की कोशिश की, मुसाफिरों समेत। लेकिन क्योंकि उनकी गिनती थोड़ी थी और जब पुलिस आई तो वो फिर उनको पकड़ने की कोशिश की और वो भाग गए, और वो ट्रेन भी बच गई और ट्रेन के मुसाफिर भी बच गए। वरना इन लोगों ने गुजरात का जो अहमदाबाद के करीब एक गोधरा में ट्रेन को नज़र आतिश किया गया था और उसमें सैकड़ों अफराद जिंदा जल गए थे। उस तरह का हादसा आज धर्मपुर में होना था, क्योंकि इमरान खान ने वाज़ेह मैसेज दिया है अपनी पार्टी को कि तुमने नहीं छोड़ना किसी को। और कल से जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं PTI की रहनुमाओं की और ज़मान पार्क में बैठे हुए अफ़गानियों की, वो यही कह रही हैं कि पिस्तौल लाओ, निकाल लो, एक ही हल है, मारो या मार दो। इस तरह की बातें वो जी शेख रशीद किया करता था। यहाँ अब उन्होंने गन कल्चर नाफज करके दिखा दिया है कि हम जिसे चाहेंगे नज़र आतिश कर देंगे, जिसे चाहेंगे मार देंगे। और इसमें ये जो कोर कमांडर हाउस में PTI के 2 लीडरों ने अपने ही 2 वर्करों को मारा, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि फ़ौज ने तो कोई गोली चलाई नहीं, तो हम क्या बताएंगे कि भाई फ़ौज कितनी जालिम है। तो चुनांचे अपने ही 2 कारकुन, एक वो लाहौर का जो नामी गिरामी जवारी है, जुआ माफिया का सरपरस्त और गैंगस्टर और कब्ज़ा ग्रुप मियाँ असलम इकबाल, उसने एक कारकुन को गोली मारी, कत्ल कर दिया। और दूसरा वो जो है मुनशियात फरोश महमूद रशीद, नंगों की फैमिली, वो जिसका बेटा कार में पता नहीं क्या करते हुए एक लड़की के साथ पकड़ा गया था। तो ये नंगों की फैमिली जो है, ये इसका जो महमूद रशीद है, एक वर्कर को उसने कत्ल किया। तो इनकी बरीयत का आर्डर भी कल आ जाएगा, इनको रिहा कर दिया जाएगा। तो ये जनाब मैसेज दिया है इन्होंने स्टेट को, फ़ौज को, हुकूमत को, अवाम को, पाकिस्तान को।
اور ناظرین یہ ایسے ہی نہیں ان کا نام رکھا گیا تھا کہ یہ سہولت کار ہیں، ان مجرموں کے، ان دہشت گردوں کے، ان لوگوں کے جن کا ایجنڈا اسرائیل اور بھارت طے کرتے ہیں، ان لوگوں کے یہ سرپرست ہیں، سہولت کار ہیں، پروٹیکٹر ہیں، محافظ ہیں، عقیدت مند ہیں، ارادت مند ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ تو یہ میسج ان لوگوں نے دیا ہے، اور اس پر ظاہر ہے آج مریم اورنگزیب صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، فیصلہ آنے سے تھوڑی دیر پہلے، وہ بہت نپی تلی اور اچھی تقریر تھی، لیکن ہو سکتا ہے انہیں توہین عدالت کے الزام میں طلب کر لیا جائے، کیونکہ یہاں بنا ہے عیش تجمل حسین خان کے لیے۔ یہ سارا عدالتی نظام، کیا سپریم کورٹ، کیا اسلام آباد ہائی کورٹ، کیا لاہور ہائی کورٹ، یہ بنے ہیں، یہ ادارے ہیں عمران خان کے تحفظ کے لیے، عمران خان کی سہولت کاری کے لیے، عمران خان کے تحفظ کے لیے۔ اور یہ وہی عمران خان ہے جس نے اپنی مدد کے لیے 40,000 مسلمہ اتھینٹک قسم کے، ٹرینڈ قسم کے، اور یعنی اچھے خاصے تجربہ کار قسم کے 40,000 ٹیررسٹ افغانستان سے امپورٹ کیے تاکہ وہ پاکستان میں خون کی ندیاں بہائیں، اور انہوں نے پچھلے 1 سال میں خون کی ندیاں بہائی ہیں۔ کتنے پولیس کے جوان اور کتنے فوجی جوان اور کتنے عام شہری انہوں نے 1 سال کے اندر مارے ہیں، کتنی عمارتیں تباہ کی ہیں، کتنی گاڑیاں بارودی سرنگوں سے اڑائی ہیں، سب کچھ آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ ہیں جناب وہ سہولت کاری جس کی وجہ سے پاکستان تباہ ہوا، اور یہ ہیں وہ سہولت کار جنہوں نے پنجاب اسمبلی کا غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر پاکستانی فیصلہ سنا کر ایک ایسا عدم استحکام پیدا کیا جس کے نتیجے میں پاکستان کو خربوں ڈالر کا نقصان، خربوں روپے کا نقصان ہوا، اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس حد تک آ گئی کہ اب IMF ہمیں قرضہ دینے کو تیار نہیں۔ لیکن بہرحال تو ناظرین وہ ہے نا، کیا ایک مشہور فلم کا نام تھا امپائر اسٹرائکس بیک، تو ریاست کا جو اب رد عمل ہوگا وہ ان لوگوں کے اندازوں سے زیادہ سخت ہوگا۔ ان لوگوں نے اپنے انجام پر مہر تو پہلے ہی لگا دی تھی، اب وہ جو انجام ہے وہ تھوڑا سا اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں، تو یہ انجام تو وہ ہونا ہے، لیکن یہ کس طرح ہوگا، یہ ظاہر ہے بہت سخت ریئیکشن ہوگا۔ آج خبر آ گئی کہ وزیر اعظم نے کل نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلا لیا ہے، اس میں فیصلے کیے جائیں گے، تو ظاہر ہے ان فیصلوں پر امپلیمنٹیشن یہ تو نہیں ہے ضروری کہ وہ کل شام ہی شروع کر دیں گے، اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلے گا نہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اب یہ بندیال صاحب، یہ تھوڑا گروپ جو مرضی کر لے، جو چاہے کوشش کر لے، الٹے بھی کھڑے ہو جائیں، تو اب دہشت گردوں کے اس ٹولے کو، عمران خان کو، جس کی فنڈنگ اسرائیل کرتا ہے، جس کی فنڈنگ BJP کرتی ہے، را کی ایجنٹ خواتین کرتی ہیں، را کا ادارہ کرتا ہے، اس ناسوری ٹولے کو پاکستان میں مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس ناسور کو آپریشن کر کے پاکستان کے جسم سے کاٹنے کا جو فیصلہ ہو گیا ہے وہ اب ناقابل واپسی ہے۔ ناظرین PTI کے تمام لوگوں کی باتیں یاد کریں جو کہا کرتے تھے کہ اب وقت آنے والا ہے جب فوجی افسروں کو ان کے گھروں سے نکال کر مارا جائے گا، تو یہ اس بات کو برداشت کیا ریاستی اداروں نے، جو کہ حکومتی اداروں نے، جو کہ برداشت نہیں کیا جانا چاہیے تھا، یہ سمجھ کر کہ یہ صرف شاید ایک بڑک بازی ہے، غصہ دکھا رہے ہیں، غصہ نہیں دکھا رہے تھے، یہ سارا پلان بن چکا تھا جو پچھلے 2 دن میں جس پر آپ نے عمل ہوتے ہوئے دیکھا، یہ پروگرام بہت پہلے سے بن چکا تھا۔ یہ کوئی محض اتفاق نہیں تھا کہ بیک وقت 7-8 بڑے شہروں میں جلوس نکلتے ہیں، وہ کسی مرکزی ایونیو کا رخ نہیں کرتے، کسی پبلک پلیس کا رخ نہیں کرتے، وہ سیدھا جاتے ہیں کینٹ کی طرف ہر شہر میں اور جا کے چھاونی پر حملہ کرتے ہیں، اور وہ محمود رشید اور ایاز چودھری اور یہ یاسمین راشد، وہ ساری گفتگویں آ چکی ہیں جس میں یاسمین راشد حکم دے رہی ہیں کہ کمانڈر ہاؤس کو جلانا ہے، آگ لگانی ہے، اور وہ اعجاز چودھری جشن منا رہا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ کہ ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ تو کہ یہ سارے اتفاقی واقعات ہیں۔ کس طرح اتفاق ہو سکتا ہے کہ 7 شہروں میں جلوس نکلیں اور ہر جلوس 5-6 شہر پنجاب کے اور 5 شہر پنجاب کے اور 2 شہر پختونخوا کے مردان اور پشاور، 7 چھاونیوں پر اور GSQ پر حملہ ہوتا ہے۔ ادھر جلوس نکلتا ہے اور ادھر آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ کینٹ ہوتا ہے ہر شہر میں۔
कोई ना कोई तो कमान कर रहा होगा। अगर कोई कमान नहीं कर रहा था तो इसका मतलब ये था कि पहले से प्लान बनाकर उनको ऑटो पर लगा दिया गया था। तो नाज़रीन, ये सारा मंजरनामा है, बज़ाहिर ये बड़ा डरावना मंजरनामा है, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि अब अच्छे फैसले हो गए हैं। और नाज़रीन, हमने इस प्रोग्राम में बड़ी मरतबा ये आपस में बात की है कि असूलन और अमलन ये गंद जिसने डाला है उसी को ये गंद समेटना पड़ेगा, क्योंकि अब ये गंद महज गंद नहीं रह गया, ये नासूर बन गया है। तो अब वही हो रहा है कि जिसने गंद डाला था वही इसको साफ करेगा, इस नासूर की सर्जरी करेगा, इस नासूरी फोड़े को जिस्म से काट कर अलग फेंकेगा। नाज़रीन, ये होना है, ये चीज़ें होनी है। अब इसमें एक और बड़ी अहम बात जो पॉजिटिव बात हुई है, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था कि ठीक है, दहशतगर्दी बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर। 75 साल में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की इतनी बड़ी लहर का सामना नहीं किया था कि जिसमें 7 छावनियों पर बजक वक्त हमला हुआ और GHQ पर हमला हुआ हो। और GHQ पर ये दूसरा हमला था। पहला हमला PTI की जुड़वा बहन TTP ने किया था, और TTP PTI एक ही चीज़ है, हम मिलाकर इसको कहते हैं TTPTI। जो अच्छी बात हुई थी वो मुझे कह रहा था कि दहशतगर्दी बेशक बड़े पैमाने पर हुई है, लेकिन रियासत ने इनकी स्ट्रेंथ देख ली है कि अवाम इनके साथ नहीं है। किसी भी जगह अवाम नहीं निकले, सिर्फ वो ट्रेंड दहशतगर्द निकले 50-100, और वो उन्होंने पुलिस को अगर इंगेज रखा है तो उसकी वाहद वजह ये थी कि ऊपर से आर्डर था कि इनको आपने सिर्फ टीयर गैस की शेलिंग करके भगाना है, इन पर गोली नहीं चलानी, इन पर रबड़ की गोली भी नहीं चलानी, क्योंकि बाज़ औक़ात रबड़ की गोली से भी डेथ हो जाती है। जिस्म के किसी ऐसे हिस्से पर हिट कर दे रबड़ की गोली तो वो डेथ हो जाती है। वो उतनी फैटल नहीं होती, बिलअमूम उसका फैटल होने का जो रेट है वो बहुत कम होता है दूसरी गोली के मुकाबले में। यानी अगर 100 आदमी को गोली लगे तो शायद एक की डेथ का चांस होता है, लेकिन होता है। अगर इनको लाशें दे दी तो ये मामला आगे चला जाएगा। चुनाचे ये जो आपने देखा कि 200-250 का हजूम है, और वो दोपहर से लगा हुआ है, रात तक वो यानी दंगा फसाद कर रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, आग लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो उसकी वजह ये पॉलिसी थी जो रियासती इदारों और हुकूमत ने तय की थी कि किसी की मौत नहीं होने देंगे। और ये PTI बैरून मुल्क बैठकर प्रोपेगेंडा कर रही है कि 50 कारकुन हमारे मारे गए हैं। इतनी बड़ी बकवास है। मकसद इसका सिर्फ ये है कि बैरूनी दुनिया को ये बताया जाए कि 50 लाशें गिराई हैं पाकिस्तान की फ़ौज ने या पुलिस ने। हालांकि फ़ौज तो खैर इन जलसों से निमट भी नहीं रही, वो तो आ जाई है। 2 दिन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की है। 50 लाशें कहाँ थी? एक जिंदा जलाया, वो तो खुद PTI वालों ने जलाया। 2 आदमी मारे गए कोर कमांडर हाउस में, तो वो PTI वालों ने मारे। पेशावर में और कोयटा में दंगा फसाद हुआ, वहाँ 2-3-4 लोग मारे गए। कोई एक आध की फैसलाबाद की इतला भी है। इसके अलावा कहाँ लोग मरे हैं? ये 50 की गिनती कहाँ से आई? ये इमरान खान ने जारी की। इमरान खान ने कहा कि कम से कम 50 लाशों का प्रोपेगेंडा करो। बहरहाल अच्छा, एक तो ये इनको अवामी ताकत का पता चल गया, रियासती इदारों को भी, हुकूमत को भी, कि इनके पास सड़कों पर निकालने के लिए लोग नहीं हैं। लोग होते तो लाहौर शहर में चलिए 50,000 का ना सही, 20,000 का भी ना सही, 10,000 का भी ना सही, 5,000 का जुलूस तो निकलता है लाहौर में। निकला लाहौर में 5,000 का जुलूस, 1,000 का भी नहीं निकला। 500 आदमी था, 400 आदमी, मैंने कहा था कि 300-350 या 300 आदमी, लेकिन जो फौजी इंटेलिजेंस की गिनती है वो है कि लगभग 400 अफराद थे जिन्होंने कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमला किया। मेरी एस्टिमेशन से ये करीब तरह, मैंने कहा था 300-350, तो ये इन्होंने कहा कि लगभग 400। तो इसी तरह रावलपिंडी में GHQ पर जो हमला हुआ उसमें कितने लोग थे? कराची तो खैर बेड़ा ही गर्क हो गया ना, वहाँ तो 50 से ज़्यादा गिनती ऊपर हुई नहीं किसी भी दिन। हाँ, पेशावर में और सवात के बाद इलाकों में, इन कोहाट में ये सैकड़ों के जुलूस इन्होंने निकाले। बल्कि पेशावर में तो एक जुलूस जो था उसमें आप कह सकते हैं कि 2-3 हज़ार आदमी थे, या शायद 4,000 भी हो, इससे ज़्यादा तो बहरहाल वहाँ भी नहीं थे। एक तो ये चीज़ आ गई, और दूसरी जो चीज़ बड़ी सामने आई है वो PTI के लिए एक बड़े शौक का बात होगी, सदमे का बात होगी। वो ये है कि अवामी राय इन वीडियोस को देखकर, जो छावनियों पर हमले हुए
جو 65 کی جنگ کے شہیدوں کے تصویر ہے، وہ جو میورال ہوتے ہیں یا جو بھی ان کو کہہ لیں جو پینٹنگز ہوتی ہیں، ان کو اکھاڑا گیا، اور 65 کی جنگ کا وہ طیارہ، یادگار طیارہ جو ایم عالم نے اڑایا تھا اور جس کے ذریعے اس نے 5 بھارتی جہاز چند منٹوں میں مار گرائے تھے، اس کو آگ لگا دی، اور جس طرح مسجدوں کو نظر آتش کیا۔ اور ناظرین، جہاں جہاں ان کو کلمہ طیبہ کے علاوہ جہاں جہاں درود شریف لکھا ہوا انہیں نظر آیا، انہوں نے اس کو بورڈ کو ڈنڈے مار مار کر توڑ کر نیچے زمین پر پھینکا ہے۔ اس کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی، میرے پاس اس کی ویڈیو ہے، میں آپ اس میں شامل کر سکتا ہوں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ درود شریف وہ درود ابراہیمی نہیں، وہ جو مختصر درود ہوتا ہے نا کہ الصلاۃ والسلام علیک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ مختصر درود ہے۔ تو یہ درود جو تھا، درود السلام، اس کو انہوں نے ڈنڈے مار مار کے توڑا اور پھر زمین پر پھینکا اور اس پر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ویڈیو میں اگر چلاؤں گا تو گویا کہ اس توہین کے گناہ کبیرہ میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ میرا خیال ہے سوشل میڈیا جن لوگوں نے دیکھا، انہوں نے وہ یہ بھی دیکھی ہوگی اور وہ بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں کلمہ طیبہ کے بورڈ تھے، ان لوگوں نے وہاں گرائے ہیں، انہوں نے مسجدیں شہید کی ہیں، انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جو دہشت گرد کر سکتے ہیں یا جو دہشت گردوں کے مینیو میں ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ یہ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں، یہ مسجد کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے مسجدوں میں اور امام بارگاہوں میں نمازیوں کو مارا ہے، شہید کیا ہے۔ مسجد میں جو آدمی نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، اس کو جو مارتا ہے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی نہیں کہ بے شک اس نے یہ مسجد میں نمازی ہے لیکن اس نے میرے گھر کے 2 افراد قتل کیے ہوئے ہیں، میں نے بدلہ لینا، چلیے اس میں کچھ لاجک آ گئی۔ لیکن جن مسجدوں میں جن لوگوں کو مارا گیا، ان کی تو کوئی ٹی ٹی پی سے دشمنی تھی ہی نہیں، وہ تو غیر متعلق لوگ تھے، ان کا کوئی کنیکشن بنتا ہی نہیں تھا۔ صرف یہ تھا کہ ایک بدلہ لینا ہے انسانیت سے، پاکستان سے، پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ چنانچہ مسجدوں میں بم دھماکے کیے، مزاروں پر کیے، اور امام بارگاہوں میں کیے، گرجوں میں کیے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید یہ مجھے صحیح، میں دعوے سے نہیں کرتا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مندر پر بھی حملہ ہوا ہے۔ گرجے تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ گرجے کئی انہوں نے اڑائے ہیں، اور مسجد امام بارگاہ تو بے شمار اڑائی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہے عمران خان، یہ ہے پی ٹی آئی، اور یہ ہے ٹی ٹی پی، اور یہ ہیں ان کے سہولت کار۔ تو عوامی رائے ان کے خلاف ہوئی ہے۔ یہ اس تباہی میں سے جو بلیسنگ برآمد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عوامی حمایت میں مزید کمی ہوئی ہے۔ پہلے سے موجود عوامی حمایت ان کی کم تھی، اب مزید کم ہو گئی ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ٹھیک رابطہ جی، کچھ بھی نہیں، بس بلایا نہیں عمران خان کو لے کے آؤ۔ آرڈر ہوئے گا کہ اٹ گوز بیک ٹو دا ہائی کورٹ، وہی پروٹیکٹیو بیل ٹل ٹمورو۔ ہاں وہ آبجیکٹ کرے گا چیف جسٹس پر، چیف جسٹس سے آبجیکشن کرے گا، چیف جسٹس خود ہی نہیں چھوڑے گا، وہ مارک کر دے گا انہوں کیانی نو، محسن کیانی نو، محسن کیانی بیل کر دے۔ چل اور گل کر۔